नमस्कार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत बेहद गर्म है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती आमने सामने हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बीते कुछ समय से चाहे कोरोना का मसला हो, प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का मसला हो और तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए विशेषकर जो मसले हैं उन पर लगातार ट्वीट करती रही हैं, योगी सरकार पर हमलावर रही हैं। लेकिन हाल फिलहाल में बीते कुछ दिनों से प्रियंका गांधी ने ऐसे ट्वीट किए हैं जिनके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के नेताओं की भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हुआ यूं है कि प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में विपक्ष के कुछ नेताओं को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता कहा है और ये जो प्रियंका गांधी का बयान है, माना यह जा रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के प्रमुखों को इस पर निशाने पर लिया है और इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो विपक्षी दल हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम दल हैं, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, इनके बीच में बहस छिड़ गई है। हाल ही में प्रियंका गांधी ने जब आगरा में कोरोना वायरस से मौतों को लेकर ट्वीट किया था तो आगरा के डीएम ने उन्हें इसका खंडन, अपने ट्वीट का खंडन करने को कहा था और एक नोटिस भेजा था। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो इंदिरा गांधी की पोती है और उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें फिजूल की धमकियां देकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो इंदिरा गांधी की पोती हैं और विपक्ष के कुछ नेताओं की तरह बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता नहीं हैं। जब प्रियंका गांधी का ये बयान आया तो उसके बाद जैसा मैंने कहा कि चर्चाएं शुरू हुई और जैसे ही बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का ये बयान आया कि चीन का जो मसला है उस पर वो बीजेपी के साथ हैं और देश हित में बीजेपी जो फैसला लेगी उसके साथ खड़ी रहेंगी, इस पर प्रियंका ने फिर से करारा वार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि विपक्ष के कुछ नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं और ये उनकी समझ से परे है। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि ये समय किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े होने का नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है और आपको हिंदुस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। बीते कुछ समय से चाहे नागरिकता संशोधन कानून का मसला हो या उसके बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का मसला हो, पानी बिजली की कीमतें बढ़ने का मसला हो, प्रियंका गांधी लगातार आवाज उठाती रही हैं। सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या का मामला हो, प्रियंका गांधी ने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी है और ये जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मुफीद बैठती है, क्योंकि प्रियंका गांधी जितना सक्रिय होंगी उसका नुकसान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को होगा। और हमने बीते कुछ समय में देखा है जब कोरोना के संकट पर भी कांग्रेस की ओर से विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी, तब भी एसपी और बीएसपी ने इस बैठक में जाने से मना कर दिया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह की सियासी गणित है उसमें प्रियंका गांधी ने अपना जो निशाना है उन्होंने पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर किया हुआ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले हुए उपचुनाव का मामला हो, वो अपने संगठन पर भी नजर रखती हैं और उनकी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय तक पार्टी के साथ जुड़े रहे दलित, मुस्लिम और समाज के अपर कास्ट, हिंदू समाज के अपर कास्ट वर्ग को वो अपने साथ ला सकें। और इसी आधार पर उन्होंने अपनी सियासत भी बिछाई है, संगठन का ख्याल भी रखा है, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, पिछड़ों को उसमें काफ़ी प्राथमिकता दी है, महिलाओं को प्राथमिकता दी है। और इसके बाद जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी है उन्हें अपनी रणनीति बदलने पर विचार करना पड़ा है और उन्होंने भी इस हिसाब से अपनी सियासत को बैठाने की कोशिश की है। तो प्रियंका गांधी की जो नज़र है बेसिकली वो दलित मुस्लिम वोट बैंक पर है और हम जानते हैं कि दलितों का एक बड़ा खेमा, दलितों का एक बड़ा वर्ग बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ हमेशा से रहा है। इसी तरह जो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा तबका है, उसका समाजवादी पार्टी को अच्छा समर्थन मिलता रहा है। ऐसे में और ये वोट बैंक दलित और मुस्लिम कभी राम मंदिर आंदोलन से पहले जब उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस ने वहां पर सरकार चलाई, कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक थे और जो अपर कास्ट समाज है वो भी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उभार के बाद पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की ओर गया, दलितों का एक बहुत बड़ा तबका
मायावती की ओर गया और हिंदू समाज में अपर कास्ट समाज का एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी के साथ चला गया और कांग्रेस, इसका जो नतीजा हुआ, कांग्रेस की जमीन खिसकती चली गई और आज जो हालात हैं कांग्रेस के वो बेहद खराब हैं, हालत बहुत पतली है। और राहुल गांधी ने जब कांग्रेस महासचिव का पद प्रियंका गांधी को दिया था और उन्हें उत्तर प्रदेश में इंचार्ज बनाया था, तो उसके बाद ये माना गया था कि प्रियंका गांधी का जिस तरह अब फोकस उत्तर प्रदेश में रहेगा और पिछले एक साल में अगर आप प्रियंका गांधी की सक्रियता को देखेंगे तो इससे ये बात साफ है कि प्रियंका 2022 तक उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जमीन को मजबूत करना चाहती हैं, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो मायावती ने ही नानुपुर की थी और कहा जाता है कि इसी वजह से कांग्रेस उस गठबंधन से बाहर हो गई थी। और कांग्रेस का लगातार ये आरोप रहता है कि जो विपक्षी दल है, खासकर की बीएसपी सुप्रीमो मायावती, वो योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती और भी जो दूसरे विपक्षी दल हैं उन्हें जिस तरह विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो वैसे नहीं दिखते। दूसरी ओर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण जिस तरह अपना सियासी आधार मजबूत कर रहे हैं, हालांकि लॉकडाउन की वजह से उतनी सक्रियता नहीं है किसी भी राजनीतिक दल की, लेकिन जिस तरह उन्होंने दलितों के बीच में अपना सियासी आधार मजबूत किया है, पिछड़ों के बीच में, उससे मायावती की भी जो उनका जो राजनीतिक कद है या उनका जो राजनीतिक वोट बैंक है या जो उनका जो समर्थक वर्ग है, उनको भी मायावती को एक खतरा है कि उनका समर्थक वर्ग चंद्रशेखर की ओर जा सकता है और इसलिए भी मायावती परेशान है। और कांग्रेस की जिस तरह से सक्रियता है, चंद्रशेखर की जिस तरह से सक्रियता है, वो उनके लिए परेशानी का सबब है। और इस सब के बीच में अगर प्रियंका गांधी लगातार हमलावर हैं और जब उन्होंने खुलकर ये कहा है कि विपक्ष के कुछ नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता हैं, तो इसका सीधा मायना माना जाना चाहिए कि 2022 में कहीं से कहीं तक इस बात की संभावना नहीं दिखती कि कांग्रेस कहीं बीएसपी या एसपी या किसी और दल से गठबंधन कर सकती है। वो अकेले दम पर लड़ने की कोशिश करेगी और प्रियंका गांधी इसी में जुटी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चलाने का मुद्दा था या बाकी और जो मसले थे, प्रियंका गांधी ने इन्हें जिस तरह से उठाया है उससे लग ये रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो धुरी है, जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज है, ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी वो बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करना, और ये सरकार के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि इससे उसे अपनी कमियों खामियों का पता चलता है। तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी और मायावती के बीच में जिस तरह का ये सियासी वॉर है, ट्वीट वॉर है या जो शब्द बाण हैं, ये कब तक रुकते हैं। और एक तरह से प्रियंका गांधी ने मोर्चा साफ कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं और आने वाले समय में वो एकला चलो की राह पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अकेले चुनाव मैदान में उतार सकती हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर आगे भी बनी रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।